फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टच इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमारे एडजेक्टिव चल रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिन्हें हम समुच्चय बोधक बोलते हैं हिंदी में, और हम इनको योजक भी बोलते हैं। समुच्चय बोधक या कंजंक्शन होते क्या हैं? ये वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या फिर दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। उन्हें हम समुच्चय बोधक या कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम ने खाना खाया और वह सो गया। तो राम ने खाना खाया एक अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, वह सो गया अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और, तो ये और जो शब्द है वही समुच्चय बोधक कहलाता है। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स और सेंटेंस। एक ऐसा शब्द जो कि यूज़ होता है जोड़ने में किस किस को, दो शब्दों को, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने में या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए जो शब्द यूज़ होता है वही कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि एंड, बट, और, दैट, बिकॉज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नो सूनर देन। हिंदी में इसकी परिभाषा है कि दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे कि और, अथवा, किंतु, की, ताकि, इसलिए, जो, तो, यद्यपि, तथापि। ये कुछ शब्द हैं जो कंजंक्शन कहलाते हैं। लेकिन कंजंक्शन में भी अलग अलग तरीके के होते हैं कि कौन सा कंजंक्शन टाइम को शो कर रहा है, कौन सा उसके उद्देश्य को शो कर रहा है, कौन सा रीज़न को शो कर रहा है, या फिर कौन सा विभाजन को शो कर रहा है, कौन सा संयोजन को शो कर रहा है। तो ये हम अलग अलग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लेते हैं। इसको हम हिंदी में समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोलती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर, तो आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है, उससे हम वीडियो को स्लो कर सकते हैं, तो आप उससे करके सुन लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ जोड़ने वाला, मतलब दो शब्दों वाक्यों को सिर्फ जोड़ने का काम जो कर रहा है, उसे हम जो सिर्फ ये शो करता है कि हाँ दो शब्द जुड़ गए, दो व्यक्ति आपस में जुड़ गए, दो वाक्य जुड़ गए। जैसे कि एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ और एंड। इन शब्दों से हम दो वाक्यों शब्दों को जोड़ते हैं, तो वो कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कहलाते हैं। ठीक है, ये पेयर होता है इनका, नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ, बोथ का एंड के साथ, नो सूनर का देन के साथ। एग्जाम्पल है इसका, राहुल वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए मोबाइल फ़ोन। राहुल वेंट टू मार्केट अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, मतलब एक स्वतंत्र वाक्य है कि राहुल मार्केट गया। बॉट ए मोबाइल फ़ोन खरीद के लाया। तो इसको एंड से जोड़ दिया कि राहुल मार्केट गया और फ़ोन खरीद के लाया। तो यहाँ पर एंड से जो जोड़ा है, तो एंड कम्युलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ही वॉज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड, मतलब वह ना केवल अमीर है बल्कि दयालु भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो से ये जोड़े हैं पूरा सेंटेंस। हर फादर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस। उसके पिता ने उसको दिया, क्या दिया, बोथ यानी दोनों चीज़ें क्या दी, एक तो मनी दी और एक एडवाइस दी, मतलब पैसा भी दिया और सलाह भी दी। तो बोथ और एंड से ये पूरा सेंटेंस हमने जोड़े हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हिंदी में इसको पढ़ते हैं संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और, तथा, एवं, व, साथ ही साथ, ये सब शब्दों से जो भी जुड़े होंगे तो वो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कि जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि और हिंदी में, और या फिर तथा दे दिया, और फिर ये पूछा बताइए कि ये कौन सा समुच्चय बोधक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इस तरह से हिंदी की ग्रामर में पूछ लेते हैं। हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर ऑलमोस्ट सेम होती है, काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें मिलती हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इंग्लिश में कोई चीज़ समझने में हमको डिफ़िकल्टी होती है, जबकि हम उस चीज़ को हिंदी में पढ़ चुके होते हैं, पर हमें पता नहीं रहता कि यही चीज़ हम जो इंग्लिश में जिसमें हम कष्ट उठा रहे हैं वो हिंदी में हमको ऑलरेडी आती है। इसलिए मैं थोड़ा सा इससे कन्वर्ट करती हूँ कि हिंदी के साथ जोड़ के चलती हूँ। तो इसका एग्जांपल है कि सुबह हुई और पक्षी बोलने लगे। दो सेंटेंस हैं, सुबह हुई एक अलग सेंटेंस है, पक्षी बोलने लगे दूसरा अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को और से जोड़ दिया तो और हो गया संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक।
अगला एग्जाम्पल है, वह ना केवल अच्छा है बल्कि ईमानदार भी है। वह ना केवल अच्छा है मतलब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बता रहे हैं कि वह अच्छा भी है, ईमानदार भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही हिंदी में हम ना केवल और बल्कि बोल देते हैं। ठीक है। उसने घर और पैसा दोनों को त्याग दिया। घर और पैसा को जोड़ दिया और ने, और दोनों, और दोनों, यानी कि बोथ और एंड, जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा था। ठीक है। अगला देखते हैं। कम्युलेटिव के बाद अगला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे हम विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कह सकते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस में विरोध प्रदर्शित होगा, मतलब एक अपोजिशन होगी कि अपोजिट लगेंगे दोनों आपस में। ऐसा कह सकते हैं कि एक नेगेटिव लगेगा और एक पॉजिटिव लगेगा। जैसे कि ये होते हैं बट, यट, स्टिल। बट यानी किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, ये सब। इसमें है ही कॉल्ड मी बट आई डिड नॉट केयर। उसने मुझे बुलाया, एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि उसने मुझे बुलाया, बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, ये नेगेटिव है। उसने मुझे बुलाया किंतु, परंतु, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, ये बट से जुड़ा है, जो कि एक विरोध प्रदर्शित कर रहा है आपस में दोनों सेंटेंस में। अगला है यू वर्कड वेरी हार्ड, तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया, येट यू कुड नॉट सक्सीड, फिर भी तुम सफल नहीं हो सके। ठीक है, ये पॉजिटिव था कि कठिन परिश्रम किया, तुम सफल नहीं हो सके, ये एक नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है। वी हैव नो मनी, नेगेटिव सेंटेंस है कि हमारे पास पैसा नहीं है। स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू, फिर भी हम तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा विरोधी सेंटेंस लग रहे हैं, तो वहाँ पर हम बोलेंगे एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी हिंदी विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। पहला वाक्य है मैं पढ़ सकता हूँ, पॉजिटिव है, लेकिन लिख नहीं सकता, नेगेटिव है। मैं भागा फिर भी बस निकल गई, मैं भागा पॉजिटिव है, फिर भी मतलब यट बस निकल गई, मतलब नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये विरोध दर्शक समानाधिकरण। अगला है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर विभाजन का थोड़ा शो होगा, मतलब विभाजकता शो होगी इसमें। और, नाइदर, नॉर, आइदर और, अदरवाइज, एल्स। और का मतलब होता है अथवा, जब हम दो ऑप्शन में से एक चूज़ करते हैं, ये या फिर वो, तब हम और का यूज़ करते हैं। नाइदर नॉर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर और, या तो ये या तो वो। अदरवाइज यानी अन्यथा। एल्स मीनिंग भी अन्यथा। एग्जाम्पल है आइदर सिट क्वाइटली और लीव द क्लास। कोई टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रही है कि या तो चुप बैठ जाओ या फिर क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है। गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। यदि हमें किसी नंबर को नोट करना है, हमारे पास कोई पेन या पेंसिल नहीं है, हम किसी से मांग रहे हैं, तो बोलेंगे कि गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, मतलब मुझे एक पेन दे दो या फिर एक पेंसिल दे दो। तो यहाँ पर दो चीज़ों में से एक मांग रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए थे कि या तो बैठ जाओ या चले जाओ, चुपचाप बैठो या फिर चले जाओ। यहाँ पर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन रख रहे हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। इसका हिंदी में है कि विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, या अथवा अन्यथा नहीं तो इसमें है कि मेरा कर्ज चुका दो नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। कोई व्यक्ति, कोई कर्जदार बोल रहा है कि मेरा कर्ज चुका दो नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, नहीं तो नहीं तो अदरवाइज। जल्दी आओ अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, ये भी अदरवाइज की जल्दी आओ अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। ना तो बादल गरजे ना ही पानी बरसा, दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, तो यह नाइदर और नॉर का यूज़ हिंदी में किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें होता है देयरफॉर और सो। अब देयरफॉर का मीनिंग इसलिए भी कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लिखना मैं भूल गई हूँ, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। जैसे कि ही हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड, मतलब ही हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं इसलिए वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर का यूज़ मतलब इसलिए कर सकते हैं हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें परिणाम बताता है कि क्या परिणाम हो रहा है, उसका कमज़ोर हो चुकी हैं, तो परिणाम ये है उसका कि कठिन परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें इसलिए, अतएव, अतः, इस कारण से ये रहता है। ठीक है। ये चार हो गए। अगला जो कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें भी हम अलग अलग इसको बांटेंगे, कोई टाइम शो करेगा, कोई उसका उद्देश्य शो करेगा, कोई उसका रीज़न शो करेगा। तो पहले देख लेते हैं टाइम वाला। टाइम में है बिफोर, व्हेन, एज सून एज, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल।
ये सब टाइम को शो करते हैं। बिफोर यानी पहले, बहन यानी जब, एज सुन एज यानी जैसे ही, आफ्टर यानी बाद में, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, और टिल यानी तक, अनटिल यानी भी तक, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, मैं मर जाऊं इससे पहले मैं झूठ बोलूं। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊं, तो ये पहले, इसका मतलब है पहले, तो ये टाइम को शो कर रहा है, समय को बता रहा है। अगला है व्हेन ऋतु केम टू माई हाउस आई वाज स्लीपिंग, जब ऋतु मेरे घर आई मैं सो रही थी। तो जब मतलब वक्त बता रही है कि जब, जिस समय ऋतु मेरे घर आई थी मैं सो रही थी। वेट हेयर टिल वी कम, इंतज़ार करो तब तक हम आते हैं, जब तक मतलब तब तक हम आते हैं। ठीक है। हिंदी में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजंक्शन को हम व्यधिकरण या आश्रित पद या समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए वही बात पहले, जब जैसे जब तक ये सब है, तो समय को शो कर रहे हैं। उसके जाने के बाद मैं वापस आ गया था, मतलब उसके जाने के बाद समय को बता रहा है कि वो उसके जाने के बाद मैं वापस आ गया था। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, ये हम कई बार बोलते हैं कि तुम जब तक चाहो मुझसे बात कर सकते हो, जब तक चाहो तुम पढ़ सकते हो इस रूम में, तब हम यूज़ करते हैं जब तक का। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज लॉन्ग एज। ठीक, ये हो गया टाइम वाला। अगला देख लेते हैं कि अगला इसमें जो दिया है वो है कॉज या रीज़न वाला। मतलब इसमें रीज़न बताएंगे कि किस रीज़न से, किस कारण से क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई है। इसमें बिकॉज, एज, सिंस ये शब्दों का यूज़ किया जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, ऐसे कि बिकॉज या सिंस दे के पूछ लिया कि ये कौन सा कंजंक्शन है, तो हम बोलेंगे कि मतलब रीज़न सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हमें ऐसा पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है एज माई फादर हैज़ ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, मतलब जैसे कि मेरे पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकती हैं। तो कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हैं, उसका क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। नहीं करने का कारण ये दिया हुआ है कि रीज़न ये कि वो बूढ़े हो चुके हैं। आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बारिश हो रही है। ये रीज़न है बाहर नहीं जाने का कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये बिकॉज, एज, सिंस का यूज़ हम कॉज रीज़न वाले में करते हैं। हिंदी में कारण, क्योंकि, इसलिए, कि, चूँकि। चूँकि वह बीमार है स्कूल नहीं आ सकता, स्कूल नहीं आने का कारण है वह बीमार है। जैसे कि मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं, वह कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं, कड़ी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं। राधा उदास है, क्यों उदास है राधा? उसका रीज़न ये है कि वह फेल हो गई है, फेल होने की वजह से राधा उदास है। मतलब क्रिया का रीज़न है तो उसे हम बोलेंगे रीज़न या कॉज या कारण वाला। अगला देखिए, कॉज के बाद है पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, क्रिया का क्या उद्देश्य है वो इसमें शो होता है। दैट, लेस्ट, सो दैट। दैट और सो दैट का मीनिंग यहाँ ताकि निकल के आता है। लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो। तो देखते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। हमारे खाने का उद्देश्य क्या है इसमें? जीवित रहना। तो हम किस लिए खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सकें। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हाथ पकड़ने का उद्देश्य क्या था? कि ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं। ठीक है, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव सेंस में होता है, तो हम इसके साथ नॉट का यूज़ कभी नहीं करते हैं। पहली बात तो ये कि इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। दूसरी बात, इसके साथ यूज़ होता है शुड का। ये कई बार आता है कि एक सेंटेंस दे देते हैं जिसमें लेस्ट लिखा हुआ होता है और फिर ऑप्शन में शुड, वुड, कुड दे देते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ करेंगे। प्लस कई बार लेस्ट के साथ नॉट दे के पूछते हैं फाइंड द एरर, तो लेस्ट के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग ये है कि कहीं ऐसा ना हो, उसमें ना ऑलरेडी आ रहा है। उद्देश्य की, ताकि ऐसा ना हो। ये हो गया दैट या सो दैट, दैट या सो दैट, ये हो गया लेस्ट। देखिए, बच्चों को शिक्षित करो ताकि वे अच्छा बुरा समझ सकें। बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य क्या है? कि वे अच्छा बुरा समझ सकें। मैं बहुत पढ़ाई करूँगी, मेरी पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? ताकि ऐसा ना हो मैं फ़ेल हो जाऊँ। मतलब मैं फ़ेल ना हो जाऊँ इसलिए मुझे पढ़ाई करना है। मेरा उद्देश्य है कि मुझे फ़ेल नहीं होना, मुझे पास होना है। ठीक है, पढ़ने के बाद अलग ही दिखता है कि ये कौन सा सेंस में दिया जा रहा है। अगला देखिए, कंडीशन, मतलब इसमें एक शर्त शो होगी। इफ़, अनलेस या फिर वेदर का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं। अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ का नेगेटिव, मतलब इफ़ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। ठीक है, तो कई बार ऐसा आता है कि
अनलेस की जगह इफ़ का यूज़ करो, इफ़ की जगह अनलेस का यूज़ करो। तो इफ़ के साथ अगर नॉट है फिर अनलेस का यूज़ करने को बोल रहे हैं तो हमको नॉट हटाना पड़ेगा इफ़ के साथ। इफ़ तो हटेगा ही, इफ़ की जगह अनलेस का यूज़ होगा, फिर नॉट भी हटेगा क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ रहता है। ठीक। एग्जाम्पल इसका, यू शुड नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू आर इन्वाइटेड। तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए यदि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है, या यदि तुम इनवाइटेड नहीं हो। यदि नहीं हो इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो इसमें शर्त ये रख रहे हैं कि यदि इनवाइट किया हो तो जाओ, नहीं किया हो तो मत जाओ। एक कंडीशन है। हिंदी में देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। शर्त, यदि या यदि नहीं। यदि तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा। यहाँ पर शर्त है, एक कंडीशन है, तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। यदि मीन्स इफ़। ठीक है। देखिए अगला है कंसेशन, एक रियायत या छूट जो होती है इस तरह के सेंटेंसेस में। इसमें दो वर्ड होते हैं, दो और ऑल दो। दोनों का मीनिंग होता है यद्यपि। ठीक है। दो शी इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है। शी इज़ नॉट ग्रीडी, वह लालची नहीं है। यहाँ पर कॉमा की जगह यट का यूज़ भी कर सकते थे। वह गरीब है फिर भी लालची नहीं है, और यट नहीं है कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। कॉमा हटाना है तो यट का यूज़ भी कर सकते हैं, YET। ठीक है। दो शी इज़ पुअर, शी इज़ नॉट ग्रीडी। यद्यपि या हालांकि से सेंटेंस जो बनेगा, यद्यपि मैंने उसे निजी तौर पर बुलाया तथापि वह नहीं आया। मतलब मैंने उसको यद्यपि पर्सनली इनवाइट किया था फिर भी, या यट का मतलब तथापि कह सकते हैं, फिर भी वह नहीं आया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहे थे नोट्स देखने में, बट इतने टफ नहीं है। उसमें इजी लैंग्वेज का यूज़ किया है मैंने। और थोड़ा सा एक और बता देती हूँ मैं। देखिए ये कुछ कंजंक्शन और हैं और देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है स्केर्सली और हार्डली, दो शब्द हैं। और जब भी स्केर्सली या हार्डली यूज़ होता है उसके साथ एक तो वैन का यूज़ होता है, इनका पेयर चलता है वैन के साथ। कई बार एरर ऐसे आती है कि सेंटेंस देके उसमें देन दे देते हैं, फिर पूछते हैं फाइंड द एरर, तो स्टूडेंट्स कई बार नहीं देख पाते हैं। दिमाग में ये रहता है कि स्केर्सली और हार्डली के साथ देन आ सकता है, जबकि गलत है, देन नहीं आता कभी भी। इन दोनों के साथ हमेशा वैन का यूज़ होगा। स्केर्सली या हार्डली का हिंदी में मीनिंग होता है मुश्किल से, मतलब इवन बड़ी मुश्किल से। ये बहुत नेगेटिव सेंस में जाता है, ना के बराबर होता है इसका मीनिंग, और साथ में वैन का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो इसका रूल बनेगा, वो हार्डली या स्केर्सली अगर दिया है दोनों में से कोई भी एक, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर वैन लगेगा, उसके बाद अदर पार्ट जो भी बचा है, रिमेनिंग पार्ट, वो लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक चीज़ और इसका मतलब ये होता है कि कोई क्रिया मतलब एक कार्य समाप्त होते होते दूसरा शुरू हो जाता है। इट मीन्स एक क्रिया पूरी तरह से ख़त्म हो नहीं पाई और दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वही यूज़ करते हैं इसका, स्कैर्सली या हार्डली का। जैसे कि हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस। बड़ी मुश्किल से मैंने क्लास छोड़ी ही थी कि बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास को पूरी तरह टीचर छोड़ भी नहीं पाया था, मतलब वो पूरा बाहर निकल भी नहीं पाया होगा, इतने में बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक क्रिया पूरी हो नहीं पाई टीचर के जाने की, और शोर मचाने वाली क्रिया एकदम से शुरू हो गई। तो इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि हार्डली के बाद या तो यहाँ डिड लगा देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें याद रखना है कि हार्डली के बाद हेड का यूज़ होता है, तो हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर लेफ्ट द क्लास, फिर वैन का यूज़ यहाँ पर देन कर सकते हैं वो वैन की जगह। तो हमको ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, या फिर हो सकता है हार्डली को बाद में कर दें, हेड या सब्जेक्ट को पहले कर दें। तो वो सब एक स्ट्रक्चर है जो देखना होगा। कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि हेड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी सब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हार्डली, फिर हेड, ऐसे करके लिख सकते हैं। स्केर्सली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट हैपेंड। मुश्किल से मैंने घर छोड़ा ही था कि ये सब हो गया, मतलब घर से निकला ही हूँगा कि ये सब हो गया। इस तरह से ये एक क्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है, दूसरी हो रही है स्टार्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे स्कैर्सली के साथ हेड की जगह डिड दे सकते हैं, वैन की जगह देन दे सकते हैं। तो ये चीज़ स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अगला है नो सूनर। नो सूनर का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यों ही या जैसे ही। जो एज सून एज का मीनिंग होता है वही नो सूनर का मीनिंग होता है। इसके साथ देन का पेयर चलता है। कई बार इसकी जगह वैन कर देते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न होती है कि याद नहीं रहता कि इसके साथ था वैन या इसके साथ था। तो नो सूनर के साथ वैन का यूज़ होगा, और सॉरी देन का यूज़ होगा, वैन का नहीं होगा। और स्केर्सली और हार्डली के साथ वैन का यूज़ होगा, देन का नहीं होगा।
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नो सूनर पहले आता है, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, फिर रिमेनिंग पार्ट। अगर डिड दिया है इसके बाद डिड लिखना है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगी, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। और नो सूनर के बाद यदि हेड है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि पास्ट परफेक्ट का रूल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिड के साथ वर्ब फर्स्ट, हेड के साथ वर्ब थर्ड। इसमें डिड और हेड दोनों हो सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ हेड का यूज़ करना है इनके साथ। और बाद में रिमेनिंग पार्ट। देखिए एग्जाम्पल, नो सूनर डिड शी एंटर द क्लास द चिल्ड्रन स्टूड अप। जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए। अब टीचर के बारे में बात हो रही होगी कि कोई टीचर क्लास में एंटर हुआ और बच्चे खड़े हो गए, तो यहाँ पर डिड था तो एंटर की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी। अगर यहाँ पर हेड कर देते हैं कि नो सूनर हेड शी एंटर्ड हो जाएगा, फिर ये मतलब एंटर की वर्ब की थर्ड फॉर्म एंटर्ड होगी, तो फिर इसको हम एंटर्ड करेंगे, फिर सेम ऐसे ही रहेगा। लेस्ट और शुड का मैं बता ही चुकी हूँ। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, और प्लस इसके साथ हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कंजंक्शन का। एक्चुअली मैं चाह रही थी इसके 2 वीडियो बनाऊँ, फिर वीडियो हो गया थोड़ा लेंदी, फिर मुझे लगा कि ठीक है एक मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें नेगेटिव लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, तो मैं उसको थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करूँगी। तो अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।